नमस्कार साथियों, मेरे स्टडी IQ IPS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा पुष्य बुद्धिवंश या वर्धन वंश। कल आपको मैंने कराया था गुप्त साम्राज्य, जो कि आपने वीडियो देख ली है। अगली नेक्स्ट वीडियो बनेगी पुष्य बुद्धिवंश या वर्धन वंश। सभी भाई एक बार वीडियो देखकर जरूर बताएं भी आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। लुसेंट बुक को याद करवाना मेरा काम है और याद करना आपका काम है। मैं डेली की डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें। आप इस वीडियो को एक बार सुन लेगा ना, तभी आपको लुसेंट बुक याद हो जाएगी। आपको सिर्फ सुनना है इस वीडियो को। एक बार आप वीडियो को सुन लिया करो या देख लिया करो, ताकि आपको लुसेंट बुक याद हो सके। और आगे अब आपका RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। चलो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। पुष्य बुद्धिवंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, प्रवृत्ति, गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्य बुद्धिवंश के शासक ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्य बुद्धिवंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान थानेसर नामक स्थान है। हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र जिला है ना, उसकी तहसील है एक थानेसर, उसमें ये प्रसिद्ध है। प्रभाकवर्धन का वंश का स्वतंत्र जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। आगे नेक्स्ट पार्ट है। प्रागवर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन एवं एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। प्रागवर्धन की पत्नी यशोमती से दो तो पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक राजश्री पुत्री हुई, जिसका विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्म की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शाक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ ने नरेश शाक ने धोखा देकर राजवर्धन की मृत्यु कर दी। क्योंकि ये पहले जो राजा हुआ करता था, वो गद्दी लेने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दिया करते थे कि उसकी गद्दी पे मैं बैठ जाऊंगा, और उसकी मृत्यु कर देते थे। शशांक शैव धर्म का न्यायी, इसने बोधवृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे परम भट्टारक के नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनवाया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन ने शासनकाल में भारत आया। हेनसांग यात्रियों को राजकुमार नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने में उद्देश्य में भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 और 645 ईस्वी में चीनी दूत उनके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक के बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वजन भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान संख्या को राज्याश्रय प्रदान किया। वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में
प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया गया जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हेनसांग समय 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के हर्ष के दरबार कवि थे। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिनी का रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नामों से 3 नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीन शासक महाराजा अथवा महासम्मानित कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद की मंत्री को सचिव या आत्मा कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजक था। प्रांत को विभक्ति कहा जाता है। प्रत्येक विभक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। इसमें बस नॉर्मल थोड़े थोड़े टॉपिक हैं जो पढ़ने वाले हैं। हरिश्चरित्र प्रांतीय शासक के लोकपाल शब्द आया। भक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जो भक्ति का विभाजन है ना वो जिलों में हुआ था। जिलों की संख्या विश्व का, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। जिले की संख्या होती थी ना उसका विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। विश्व के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडाधीशक तथा दंडक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हरिश्चरित्र और अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद बंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। आगे आपका नेक्स्ट है अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्व सेना, अश्व जो घोड़ा, अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर सेना, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हरिश्चरित्र में सिंचाई के रूप में तुल्यांतर जल पंप का उल्लेख मिलता है। हरिश्चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यांतर का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र मथुरा, मथुरा मतलब यूपी। यहाँ मथुरा जो कृष्ण का जन्म भूमि बोली जाती है ना वो मथुरा है। ये उसको सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कल मैं आपको करवाऊंगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। आप सभी साथी एक बार वीडियो को देख लिया करो और सुन लिया करो ताकि आपको समझ में आए या ना आए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरे को समझ में आ गया या इस टॉपिक में मेरे को दिक्कत है तो मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर उस टॉपिक को कवर करवा दूंगा ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम आए ना तो उसमें प्रश्न हिस्ट्री के पार्ट से प्रश्न ना कटे। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और इतने लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जो भी आपको मेरी वीडियो में डाउट लगे तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा।